नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का और 12वीं का। ये एक अध्याय है नाटक लिखने का व्याकरण। विद्यार्थियों, व्याकरण के बारे में आप सभी जानते हो। आपने शुरू की क्लासों से ही व्याकरण के बारे में भली भांति पढ़ा है। व्याकरण क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नाटक जब हम लिखते हैं तो नाटक को किस तरह से हम अच्छे से लिख सकते हैं, व्याकरण की दृष्टि से उसमें किस तरह की शुद्धता होनी चाहिए, किस तरह की बारीकियां होनी चाहिए, ये चीज़ें हम आज के इस टॉपिक में पढ़ने को जा रहे हैं। टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है। यदि आप अपने चैनल पर नए हो तो भाई वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, पुराने भी करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि मैंने आपका जो सिलेबस है वो लगभग डाल दिया है, करवा दिया है। इस महीने में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं रिवीजन पेपर भी दूंगा, यानी आपकी जो तैयारी है बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी अपने विषय की, निसंकोच। ये एहसास नहीं होगा कि हमारा विद्यालय खुला हुआ नहीं है, यदि आप मेरे साथ निरंतरता बनाए रखेंगे। तो निरंतरता बनाए रखते हुए आइए विद्यार्थियों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नाटक और अन्य विधाओं पर प्रकाश डालिए। पहला जो प्रश्न है, तो साहित्य में अनेक प्रकार की विधाएं होती हैं। प्राचीन काल में इंद्रियों के आधार पर काव्य के दो भेद थे। एक तो था दृश्य काव्य और एक था श्रव्य काव्य, यानी जिसको देखा जा सकता है और जिसको सुना जा सकता है। दृश्य काव्य प्रबंध काव्य का संबंध जो है वो नाटक से है, यानी नाटक को देखा जा सकता है। और श्रव्य काव्य का संबंध कविता, कहानी और उपन्यास आदि से है। संस्कृत में तो दृश्य काव्य को श्रव्य काव्य से उत्कृष्ट माना गया है। संस्कृत में कहा भी गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, और काव्यों में जो नाटक होता है वो सबसे रम्य मीन्स सुंदर होता है, अच्छा होता है। नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण दूसरों से सर्वथा अलग होता है। जहाँ नाटक देखने के लिए लिखा जाता है वहीं अन्य सभी विधाएं पढ़ने के लिए होती हैं। नाटक को यदि हम अलग कर दें तो श्रव्य काव्य के भी पद्य और गद्य दो भेद किए जा सकते हैं। पद्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंडकाव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य आदि की चर्चा की जाती है, और गद्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि विभिन्न विधाओं की चर्चा की जाती है। परंतु इन सभी में नाटक को अधिक महत्व दिया गया है। अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं। नाटक अपने लिखित रूप में एक आयामी होता है। रंगमंच पर अभिनीत होने पर नाटक पूर्णता को प्राप्त होता है। यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं
कि साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने के लिए होती हैं, परंतु नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ मंच पर अभिनीत करने के लिए भी होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है बेटा, ये है नाटक में समय का बंधन होता है, इसका क्या तात्पर्य है। देखिए, समय यदि नाटक है ना बहुत लंबा हो जाएगा तो ऊब जाएंगे, तो समय का भी इसमें बाउंडेशन होता है, क्योंकि आगे चल कर के आप पढ़ेंगे कि नाटक कुछ ऐसे होते हैं जो रेडियो के लिए लिखे जाते हैं, जिनको रूपक कहते हैं, छोटे नाटकों को प्रहसन कहते हैं। छोटे नाटकों को उनकी अवधि होती है ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, और 25 से 30 मिनट के जो नाटक होते हैं वो सबसे उत्तम दृष्टि के माने गए हैं। तो आइए देखते हैं, जब नाटककार नाटक लिखने बैठता है तो उसे समय सीमा का ध्यान रखना होता है। इसी को हम समय का बंधन कहते हैं। नाटक रंगमंच पर 2-2.5 घंटे की अवधि में अभिनीत किया जाना चाहिए। यानी बड़े नाटक जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 या 2.5 घंटे के अंदर है ना उनको समाप्त कर दें तो अच्छा है, लेकिन रेडियो नाटक जो है वो छोटे होते हैं। दर्शकों के पास इतना समय नहीं होता है कि वे नाटक को लंबे समय तक देख सकें। यही कारण है कि नाटककार समय सीमा का ध्यान रखकर ही नाटक की रचना करता है। नाटककार नाटक लिखते समय भले ही भूतकाल एवं भविष्यकाल से विषय का चयन करे, परंतु उसे अपने नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। यानी कहानी चाहे पीछे की हो चाहे बाद की हो, लेकिन वर्तमान काल में लोगों के सामने उसे प्रेषित करना होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। जहाँ तक उपन्यास, कहानी, कविता आदि का प्रश्न है, वे चाहे किसी ऐतिहासिक पुरानी घटना से संबंधित हों, ये वर्तमान के बिना किसी बाधा में पढ़े जा सकते हैं। परंतु नाटक में सभी घटनाएं एक विशेष स्थान पर, विशेष समय और वर्तमान काल में घटित होना चाहिए। हम अतीत की घटनाओं को नाटक में पुनः घटित होते देखना नहीं चाहते। नाटक में समय के बंधन के बारे में एक और तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है। साहित्य की अन्य विधाओं, कहानी, उपन्यास, कविता को हम पढ़ते पढ़ते अथवा सुनते हुए किसी कारणवश छोड़ सकते हैं और बाद में वहीं से आरंभ कर सकते हैं, परंतु नाटक में ऐसा संभव नहीं है। यदि कोई दर्शक अभिनीत किए जाने वाले नाटक को बीच में छोड़कर चला जाता है तो वह पुनः नाटक के उस भाग को नहीं देख सकता। नाटककार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि दर्शक कितने समय तक अपने सामने नाटक के कथानक को घटित होते देख सकता है। नाटक में जिस चरित्र का निर्माण किया जाता है उसका पूरा विकास होना चाहिए, इसीलिए नाटक में समय का बंधन आवश्यक होता है। भरत द्वारा रचित नाट्यशास्त्र ने प्रत्येक को यह निर्देश दिया है कि वह नाटक के प्रत्येक अंक की समय सीमा 48 मिनट रखे। यानी 40-45 मिनट का जो नाटक है उत्तम दृष्टि का होता है। अब विद्यार्थियों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है नाटक के जो टॉपिक में, उसको हम करने जा रहे हैं। नाटक के तत्व कौन से हैं भाई? तो जहाँ तक नाटक के तत्वों का प्रश्न उठता है, भारतीय विद्वानों में नाटक के केवल 3 तत्व माने गए हैं भाई। कितने? 3 तत्व माने गए हैं: वस्तु, नेता तथा रस। परंतु नाटक के अंतर्गत उन्होंने व्यक्ति का विवेचन भी किया है,
और अभिनय को नाटक का मूल माना है। इस रूप में कथानक पात्रों का चित्रण, रस तथा अभिनय वृत्ति नाटक के 5 तत्व कहलाते हैं। परंतु पश्चिम आचार्यों ने नाटक के 6 तत्व माने हैं भाई। तो हमें यही उचित है लिखना, कहना कि नाटक के तत्व कितने होते हैं। तो 6 तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है कथा वस्तु। भाई जब तक स्टोरी नहीं होगी ना तो हम मंचन किसका करेंगे। कहानी होना ज़रूरी है, उसके बाद उसमें पात्रों का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि पात्र नहीं होंगे तो उस नाटक का मंचन कौन करेगा। और पात्र होंगे तो स्वाभाविक बात है उनमें संवाद भी होगा, आपस में बातचीत भी होगी, और ये सभी कुछ बातें करेंगे तो किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर ही बातें करेंगे। और उद्देश्य को जब बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उन बातों की जो शैली है ना भाई वो भी सही होनी चाहिए, यानी श्रोताओं को समझ में भी आनी चाहिए। और फिर देश काल यानी किस समय का वर्णन इन्होंने किया है वो भी होना चाहिए। तो इस प्रकार 6 तत्व हैं: कथावस्तु, पात्र तथा चरित्र चित्रण, संवाद योजना और उद्देश्य, भाषा शैली, देश काल, ये 6 हैं भाई। तो 2 अंक के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एक एक पर आइए हम चर्चा करते हैं। इन पर अलग अलग से भी एक एक अंक का क्वेश्चन आ सकता है, 2 अंक के लिए भी आ सकता है। अवश्य राइट डाउन करना है। कथावस्तु यह नाटक का प्रथम महत्वपूर्ण तत्व होता है। सर्वप्रथम नाटककार को नाटक का मुख्य नाटक का काव्य कथ्य किसे कहानी के रूप में किसी शिल्प अथवा फॉर्म द्वारा प्रस्तुत करना है। यानी नाटक का जो कथानक है वो सबसे पहले प्रस्तुत किस तरह से किया जाना है अथवा प्रस्तुत करना होता है। यदि नाटककार को शिल्प या संरचना की समुचित जानकारी होगी तभी वह यह कार्य संपन्न कर पाएगा। उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि नाटक पर अभिनीत होना है। ऐसी स्थिति में घटनाओं, स्थितियों, दृश्यों का चुनाव करता है, फिर उसे कर्मानुसार नियोजित करता है। उसे शून्य से शिखर तक की यात्रा पूरी करनी होती है, तभी वह नाटक की कथा वस्तु का सही ढंग से निर्माण कर पाता है। यह है नाटक की कथा वस्तु। आइए अब देखते हैं नाटक का संवाद। भाई नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संवाद। अन्य विधाओं में संवाद उतना आवश्यक नहीं है जितना कि नाटक के लिए है। नाटक में तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, उपसंहार आदि सभी स्थितियों का होना नितांत आवश्यक है, और इसके लिए परस्पर विरोधी विचारधाराओं के लिए संवाद नाटक को 4 चांद लगा देते हैं। यानी नाटक के संवाद अच्छे होते हैं तो वह दर्शकों को बहुत लुभावने लगते हैं। यानी यही कारण है कि भारतीय और पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों ने नायक प्रतिनायक यानी हीरो और साइड हीरो, नायक और खलनायक तथा सूत्रधार की परिकल्पना की थी। यदि संवाद क्रियात्मक और दृश्यात्मक होंगे तो वे अधिक प्रभावशाली सिद्ध होंगे। जिस नाटक में इस तत्व की प्रधानता होती है वही नाटक अधिक सफल सिद्ध होता है। यदि संवाद असंख्य संभावनाओं को उजागर करते हैं तो वे बड़े ही सशक्त माने जाते हैं। हैमलेट और शकंदगुप्त के 2 प्रमुख उदाहरण देखिए। यानी ये नाटक है, इनके थोड़े से उदाहरण देखने हैं। हैमलेट में देखिए टू बी और नॉट टू बी। शकंदगुप्त अधिकार, सुख, कितना मादक और सारहीन। अगला है इसका पात्र और चरित्र चित्रण। भाई नाटक में जितना संवादों का महत्व है ना उतना ही पात्रों का भी होता है। पात्रों की उपस्थिति से ही संवादों की संभावना उत्पन्न होती है, जैसा कि मैंने बताया था।
जब भी दो चरित्र आपस में मिलते हैं तो उनमें विचारों की टकराहट अवश्य उत्पन्न होती है। यही कारण है कि रंगमंच को प्रतिरोध का सशक्त माध्यम माना जाता है। पात्रों तथा स्थिति को स्वीकार नहीं करता है, उसमें अस्वीकार की स्थिति बनी रहती है। कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी संतुष्ट नहीं कर सकता। यदि नाटक में असंतुष्टि, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व होंगे तो वह निश्चय ही सफल नाटक सिद्ध होगा। जो नाटक व्यवस्था व तात्कालीन समस्याओं के समर्थन के लिए लिखे जाते हैं वे अधिक लोकप्रिय नहीं होते हैं। यही कारण है कि वे हमारे नाटककार राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप, कृष्ण की अपेक्षा कंस आदि के पात्रों की ओर अधिक आकर्षित हुए हैं। नाटकों के पात्र सपाट, सतही और टाइप्ड नहीं होने चाहिए, अर्थात वे कठपुतली पात्र न होकर के गतिशील होने चाहिए भाई, यानी प्रतिरोधी होने चाहिए, जवाब देने वाले होने चाहिए। पात्रों की स्थितियों के अनुसार अपनी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। नाटक के पात्र हाड़ मांस के बने हुए जीवंत होने चाहिए। कविता, कहानी तथा उपन्यास के शाब्दिक जो पात्र हैं वो नहीं होने चाहिए। अगला है उद्देश्य। भाई उद्देश्य भी नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। वस्तुतः नाटककार कथानक तथा संवादों के माध्यम से नाटक के उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है। नाटक के शिल्प और संरचनाओं द्वारा ही नाटककार अपने काव्य को व्यंजित करता है। नाटक का उद्देश्य आज के जटिल जीवन से ही संबंधित होना चाहिए। वह जीवन की विभिन्न समस्याओं तथा कठिन परिस्थितियों से भी संबंधित होना चाहिए। अगला है शिल्प। शिल्प नाटक की वह तकनीक है जिसके द्वारा नाटककार अपना कथ्य प्रस्तुत करता है। शिल्प की दृष्टि से हमारे नाटक के सामने अनेक विकल्प विद्यमान हैं। संस्कृत नाटकों में शास्त्रीय शिल्प का विधान है। लोक नाटकों का शिल्प लिखित रूप में नहीं है, यह मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से घटित होता है। पारसी नाटकों का एक अलग प्रकार का शिल्प है जिसमें नाटकों में प्राय गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ नुक्कड़ नाटकों का एक अलग प्रकार का शिल्प है। नाटककार को इनमें से एक शिल्प का चयन करना होता है। इस प्रकार भाषा शैली, देशकाल आदि अन्य तत्व भी शिल्प में ही समाहित हो जाते हैं। तो ये इसके है ना मुख्य जो प्रश्न हैं हमने कर लिए हैं। इसमें एक आध क्वेश्चन और है, ये जो बनता है चलो हम देख लेते हैं। नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्यकाल से संबंधित हो तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? नाटक में कुछ ऐसे भी कथानक होते हैं जिसका संबंध भूतकाल से होता है अथवा भविष्यकाल से होता है, लेकिन नाटककार को दोनों स्थितियों में अपने नाटक को वर्तमान काल में संयोजित करना पड़ता है। यही कारण है कि नाटक में रंगमंच के संकेत हमेशा लिखे रहते हैं और इसका संबंध वर्तमान काल से होता है। हम वर्तमान काल में किसी विशेष समय अथवा विशेष घटना का नाटक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। नाटक में उसका कथानक और कथ्य दर्शकों की आंखों के सामने घटित होता जान पड़ेगा, तभी दर्शक नाटक का पर विश्वास कर सकेगा, उसे देख करके आनंद प्राप्त कर सकेगा। तो विद्यार्थियों, इस लेसन के यही मुख्य जो थे प्रश्न वो हमने कर लिए हैं। तो बस इनको आपको राइट डाउन कर लेना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।
नए अध्याय के साथ। तो चैनल को लाइक शेयर करें, यदि नए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट जो आप करेंगे तो मेरा मनोबल भी बढ़ेगा। यदि कुछ आपको त्रुटियां दिखती हैं, गलतियां दिखाई देती हैं तो विद्यार्थियों वो भी आप मुझे ना सुझाव के रूप में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। मेरा उद्देश्य यही है कि इस लॉकडाउन के अवसर पर आप विद्यार्थियों का सिलेबस बिल्कुल पीछे ना छूटे, अधूरा ना रहे, आप अच्छे से अपना सिलेबस कर सकें। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।